हाय गाइस, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में एक स्टेटमेंट देख रहे हैं, कैन ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर। ये स्टेटमेंट भारत आए नए चीनी राजदूत सुन वीडोंग का है। सुन वीडोंग का ये स्टेटमेंट मुझे लगता है बहुत ही कूटनीतिक स्तर पर लिया गया स्टेटमेंट है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, मई मंथ में इंडिया और चाइना के रिलेशन बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है कि 1962 के बाद से वर्तमान में जो इंडो चाइना के रिलेशन है सबसे वर्स्ट कंडीशन में है। आखिर हमारे मन में एक मस्तिष्क में एक प्रश्न आता है कि आखिर चाइना इंडिया के अगेंस्ट इतनी एग्रेसिव पॉलिसी क्यों अपना रहा है। इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स इतने अधिक क्यों हैं, और इस पोजीशन में इंडिया को क्या स्टेटमेंट लेना चाहिए। ऐसे कौन से स्टेप इंडिया को उठाना चाहिए जिससे कि इस सिचुएशन से बाहर निकला जा सके, या वर्तमान पोजीशन के लिए कोई और ही कारण जिम्मेदार हैं। तो मैं ये बताने आप सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, और आज के टॉपिक को आप लोग शुरू से एंड तक देखिए, जिससे भारत और चीन के संबंधों पर डिटेल में प्रकाश डाला जा सके। तो आइए। इंडिया का शुरू से ही चाइना के साथ यही स्टैंड रहा है। वो चाइना के साथ फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना चाहता है, लेकिन चाइना ने इंडिया और चाइना रिलेशन में एक कॉन्फिडेंस लूज़ किया है, और उसका उदाहरण अभी इसी मई मंथ की जो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण चाइना और इंडिया रिलेशन में कुछ खटास आई है। इंडिया और चाइना रिलेशन में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे मई मंथ में पैगोंग लेक में जो इंसर्शन किया है, गलवान वैली में नाकुला सेक्टर में फेस टू फेस हुआ है, और सक्साम वैली डिस्प्यूट है, ऑक्साई चीन डिस्प्यूट है। ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं जिनके कारण सुन वीडोंग का जो स्टेटमेंट है उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट इंडिया नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, ये सही बात है कि अगर इंडिया और चाइना को बेहतर रिलेशन बनाना है, और इंडिया और चाइना को साउथ एशिया में एक बेहतर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना है और अपने ट्रेड्स को डेवलप करना है, तो दोनों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। तो आइए मेरे साथ इस प्रेजेंट सिनेरियो में इंडो चाइना रिलेशनशिप को हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। और आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नए नए वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सकें। एक्चुअल में इंडिया चाइना के साथ बांग्लादेश के बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन शेयर करता है। इंडिया और चाइना के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 3500 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन है। एक्चुअल डेटा 3488 किलोमीटर के हैं। इतनी लॉन्गेस्ट बाउंड्री लाइन में वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर में इंडो चाइना बॉर्डर इश्यूज़ हैं। इंडिया के 5 स्टेट, जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया है। तो लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी चाइना के साथ बाउंड्री लाइन शेयर करता है। 1962 से लद्दाख के ऑक्साई चीन एरिया पर चाइना का अवैध कब्जा बना हुआ है। ऑक्साई चीन एरिया में इंडिया और चाइना के अपने अपने दावे हैं। इंडिया ऑक्साई चीन को लद्दाख का पार्ट मानता है, जबकि चाइना ऑक्साई चीन को उसके सिंजियांग प्रोविंस का पार्ट है। वास्तव में 1865 में सर्वे ऑफ इंडिया के एक ब्रिटिश अधिकारी W.H. जॉनसन ने एक लाइन खींची थी, जिसे जॉनसन लाइन के नाम से जानते हैं। जैसे आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये जॉनसन लाइन है। तो W.H. जॉनसन के अनुसार ऑक्साई चीन का एरिया जम्मू कश्मीर का पार्ट है, और इंडिया इसी लाइन को आधार मानकर
ऑक्साई चीन को इंडिया का पार्ट मानता है और अपना क्लेम प्रस्तुत करता है। जबकि एक दूसरे ब्रिटिश अधिकारी मैकडोनाल्ड ने 1899 में एक और लाइन खींची, जो ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है, जिसे मैकडोनाल्ड लाइन कहते हैं। इसके आधार पर ऑक्साई चीन का इतना पार्ट चाइना का माना गया और चाइना 1959 तक इस मैकडोनाल्ड लाइन को एक्सेप्ट करता रहा है। अतः ये जो इस साइड का, जो वेस्ट साइड का जो पार्ट है, वो चाइना 1959 तक इंडिया का मानता रहा है। लेकिन 1962 के इंडो चाइना वार के समय जो चाइना की जो सैनिक थे वो इंडिया के पार्ट में अंदर तक आ गए और एक बहुत बड़ा एरिया, अप्रॉक्सीमेटली 37,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया चाइना ने अवैध रूप से इंडिया का कब्जा कर लिया है। और वर्तमान में इंडिया और चाइना के बीच में LAC एक बॉर्डर लाइन अस्थायी रूप से मान ली गई है। लेकिन चाइना समय समय पर LAC का भी उल्लंघन करता रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो, कुछ रेड पॉइंट्स दिखाए गए हैं। तो चाइना ने अभी हाल ही में मई मंथ में चाइना ने इंडिया के एरिया में अवैध घुसपैठ की है, जिसमें पहली घुसपैठ 5 मई को पैंगोंग लेक में देखने को मिली। पैंगोंग लेक में अचानक से चाइना ने अपनी पेट्रोलिंग 3 गुना बढ़ा दी है और फिंगर एरिया में इसके कारण इंडियन आर्मी के सोल्जर्स और चाइना आर्मी के सोल्जर्स के बीच में झड़पें और पत्थरबाजी की घटनाएं देखने को मिली। और दूसरा इंसर्जेंस 9 मई को गलवान वैली में देखने को मिला है। आइए हम इस घटना को और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। पैगोंग झील लद्दाख से तिब्बत तक फैली हुई है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 134 किलोमीटर है और यह मीन सी लेवल से 4,350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पैगोंग लेक का लगभग 45 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस एरिया इंडिया के पास आता है, जबकि 90 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो चाइना के पास है। पैगोंग लेक का ये एरिया फिंगर एरिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका आकार ह्यूमन फिंगर की तरह दिखाई देता है। ये इसमें 8 फिंगर्स हैं। इंडिया का जो दावा है वो ईस्ट साइड की, नॉर्थ साइड की 8 फिंगर तक है, जबकि एक्चुअल में इंडिया का फिजिकल कंट्रोल 4 फिंगर तक है। और इसी को लेके कई बार पेट्रोलिंग के समय कंफ्यूजन हो जाता है और इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के सैनिकों के बीच में कभी कभी झड़पें देखने को मिलती हैं। मई मंथ में ही जहां पैगोंग लेक सेक्टर में चीन की अवैध घुसपैठ देखने को मिली है, ये जो पॉइंट्स हैं वो चाइनीज इंसर्जेंस को शो कर रहे हैं। तो सेकेंड इंसर्जेंस उसका चाइना का गलवान वैली में हुआ है, जो गलवान वैली में लगभग 3 किलोमीटर तक चाइना की PLA कि जो सैनिक हैं वो 3 किलोमीटर तक इंडियन टेरिटरी में आ गए हैं। और इसी क्षेत्र में चाइना ने कुछ अस्थायी टेंट बना लिए हैं। इंडिया और चाइना के बीच में सक्साम वैली को लेकर भी इश्यूज़ हैं। सक्साम वैली एंशिएंट पीरियड की जम्मू कश्मीर स्टेट की वैली थी, जम्मू कश्मीर स्टेट का पार्ट था, जिस पर 1948 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया और एक समझौते के द्वारा 1963 में इसे चाइना को गिफ्ट दे दिया। इंडिया के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पार्ट को पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। ये जो एरिया है सक्साम वैली का, ये इंडिया क्लेम करता है, लेकिन एट प्रेजेंट इसे चाइना एडमिनिस्ट्रेट करता है। इसलिए सक्साम वैली को लेकर इंडिया और चाइना के बीच में टेरिटोरियल और बॉर्डर इश्यूज़ हैं। मई मंथ में ही चाइनीज़ और इंडियन सोल्जर्स के बीच में सिक्किम में एक और झड़प देखने को मिली। 9 मई
2020 को सिक्किम के नाकुला पास पर लगभग 150 सोल्जर्स के बीच में झड़प हुई, जिसमें चाइना के 7 सैनिक और इंडिया के 4 सैनिक को चोट आई है। बाद में इस फेस टू फेस को अधिकारियों ने मीटिंग के द्वारा सुलझा लिया है। 2017 में सिक्किम, भूटान और तिब्बत बॉर्डर पर डोकलाम स्टैंड ऑफ देखने को मिला था। चाइना डोकलाम को अपने डोंगलांग एरिया का हिस्सा मानता है। जून 2017 में जब चाइना के सैनिकों ने इस एरिया में सड़क बनाने का प्रयास किया तो इंडियन सोल्जर ने उसका अपोज किया। उसके कारण दोनों देशों के कुछ सोल्जर्स को चोटें आईं और 73 डेज के स्टैंड ऑफ के बाद डोकलाम विवाद सॉल्व किया जा सका। इंडिया और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टेपल्ड वीज़ा को लेकर भी है। चाइना जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को स्टेपल्ड वीज़ा जारी करता है। स्टेपल्ड वीज़ा एक विशेष प्रकार का वीज़ा होता है जिसमें अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से चाइना जाने वाले लोगों के पासपोर्ट पर चाइना स्टाम्प नहीं लगाता, बल्कि उनकी जानकारी रखने के लिए कुछ पेपर पासपोर्ट के साथ स्टेपल कर देता है। जब वो यात्री वापस जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश में लौटते हैं तो वो स्टेपल पेपर निकाल लिए जाते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं रहता कि कितने लोग चाइना इन क्षेत्रों से गए हैं और वापस लौटे हैं या लौटे हैं कि नहीं लौटे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट हमेशा से ही सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेपल वीज़ा प्रोसेस का को अपोज करती रही है। साथ ही साथ चाइना गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश की 90,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि को तो चाइना की भूमि मानती है, लेकिन वहाँ निवास कर रहे अरुणाचल प्रदेश के निवासियों को अपना सिटीजन मानने से इनकार करती रही है। तो ईस्टर्न सेक्टर में चाइना और इंडिया को लेके बहुत इम्पोर्टेंट मेजर इश्यूज़ हैं। अभी तक जितने भी डिस्प्यूट्स डिस्कस किए हैं वो भारत और चाइना की बाउंड्री को लेकर हैं, लेकिन चाइना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को तंग करने से बाज नहीं आता है। अभी हाल ही में इस मंथ में ही नेपाल ने अपना एक नया नक्शा जारी किया है और जिसमें नेपाल ने भारत के 3 स्थानों लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को अपने नक्शे में दिखाया है। भले ही वो नक्शा नेपाली संसद में जाने से बच गया, वो भारतीय प्रयासों का परिणाम था, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं इस साजिश और षड्यंत्र के पीछे चीन की साजिश थी। नवंबर 2019 में जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेपाल की यात्रा की थी, तब से ही नेपाल के तेवर भारत के विरुद्ध सख्त हो गए थे और उसका परिणाम अभी हाल ही में नेपाल द्वारा प्रस्तुत नए नक्शे में देखने को मिला है। इसके अलावा भी चाइना इंडियन ओशन में इंडिया को घेरने का प्रयत्न कर रहा है। चाइना ने मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन से 2016 में 16 आइसलैंड लीज पर ले लिए हैं और चाइना इंडियन ओशन में इंडिया के क्लोजेस्ट अपने सैनिक अड्डे डेवलप कर रहा है। भारत ने इसका विरोध किया है, लेकिन चाइना ने मालदीव को अपने मेगा प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल करने का लालच दिया है और मालदीव को ये समझाया है कि यदि वह इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाता है तो उसका बहुत ही इकोनॉमिक और ट्रेड का डेवलपमेंट होगा। मालदीव इंडिया के क्लोजेस्ट है। यदि चाइना मालदीव में अपने सैनिक अड्डे डेवलप कर लेता है, जैसे कि चित्र में दिखाई भी दे रहा है कि 2018 में जहां मालदीव के जिन क्षेत्रों में पार्क्स थे वहां एयरपोर्ट्स बन गए हैं
और यह स्थिति भारत के लिए अत्यंत ही खतरनाक होगी, क्योंकि मालदीव से केरल की दूरी मात्र 600 नॉटिकल माइल है और मिनिकॉय की दूरी 100 नॉटिकल माइल है। इसका मतलब यह है कि कभी भी चाइनीज़ ट्रूप्स विद इन 20 to 25 मिनट्स में इंडिया पे अटैक कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि चाइना की पॉलिसी इंडिया के अगेंस्ट इतनी अटैकिंग अचानक से क्यों हो गई है। तो चाइना की यह अटैकिंग पोजीशन केवल इंडिया के अगेंस्ट नहीं है, चाइना पूरे वर्ल्ड में इंटरनली और एक्सटर्नली घिर गया है। इसलिए वह इस तरह की पॉलिसी अपनाकर वर्ल्ड का ध्यान बांटना चाहता है। चाइना ने साउथ चाइना सी में ताइवान, वियतनाम और हांगकांग को भी उनके इंटरनल मैटर में तंग करना आरंभ कर दिया है। असल में कोविड-19 और कोरोना वायरस इंसिडेंट के बाद चाइना में आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से गड़बड़ियां उत्पन्न हो रही हैं। कोरोना के समय चाइना में लाखों लोगों की मृत्यु हुई और लॉकडाउन के कारण चाइना में इकोनॉमिक शटडाउन हुआ और उस कारण से बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीडीपी ग्रोथ रेट डाउन हुई है। चाइना ने अपने ही लोगों से कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के एक्चुअल डेटा को छुपाया है। इसलिए चाइना में बहुत ही असंतोष व्याप्त है और उसमें हो सकता है कि कोई इंटरनल क्रांति भी हो जाए। दूसरी ओर चाइना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के ओरिजिन के प्रश्न को लेकर भी गिर गया है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने यूरोपीय संसद में 62 देशों के समर्थन से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें कोरोना और चाइना के संबंधों की जांच की मांग की है। भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। तो कहीं ना कहीं चाइना का गुस्सा भारत के विरुद्ध ये जो अवैध घुसपैठ वर्तमान में हो रही है, इसके रूप में दिखाई दे रहा है। तो वर्तमान में जिस पोजीशन में इंडिया और चाइना के रिलेशंस हैं, इस स्थिति में इंडिया को और इंडियंस को क्या करना चाहिए, क्योंकि कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और चाइना के रिलेशन को सेटल डाउन करने के लिए मध्यस्थता की बात कही है। तो मोदी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रपोजल को सादर मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चाइना और इंडिया दोनों सॉवरेन कंट्रीज़ हैं और वे इस टेंशन को दूर करने में सक्षम हैं और बायलैटरल टॉक के द्वारा वे इस टेंशन को, इस पोजीशन को सेटल कर लेंगे। और इंडियन गवर्नमेंट ने इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए इसेंशियल स्टेप उठा भी लिए हैं। इंडिया और इंडियंस चाइनीज़ के विरुद्ध और चाइनीज़ गवर्नमेंट के विरुद्ध टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपनाई हुई है, जहां चाइना ने गलवान वैली में 1200 से 5000 अपने सैनिकों को भेजा है। तो उससे लोहा लेने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने लगभग 2500 सैनिकों को गलवान वैली में उतार दिया है। दूसरी ओर चाइनीज़ गवर्नमेंट के जो नए डिप्लोमेट सुन वीडोंग हैं, जो मित्रता के पैगाम के साथ इंडिया में आए हैं, तो भारतीयों ने उनका मित्रता के साथ ही स्वागत किया है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना को अपनी पोजीशन समझना होगा, साथ ही साथ इंडिया की इम्पोर्टेंस भी समझनी होगी, और तभी एलिफेंट और ड्रैगन एक साथ डांस कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तभी इंडिया और चाइना एक साथ काम कर सकते हैं। तो इंडिया वर्तमान स्थिति पर पैनी नज़र बनाए हुए है और आगे आने वाले स्टेप्स पर भी ध्यान रखे हुए है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वंस अगेन।